स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यू एजुकेशन बाय यूके गुप्ता में। आज हम गुप्तोत्तर काल के पोस्ट गुप्ताज एज के सेकेंड वीडियो को ला रहे हैं और इसमें हम हर्ष के समकालीन दक्षिण भारत में जो घटनाएं घट रही है, वहाँ जो राज्य स्थापित हुए उनकी बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में और उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उनमें महान जो शासक हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल यू एजुकेशन बाय यूके गुप्ता में, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। और हमने देखा था कि हर्ष जो है पूरे उत्तर भारत पर राज करता है और उसकी इच्छा जो होती है वो दक्षिण भारतीय राज्यों को भी जीतने की होती है, परंतु उसके रथ को, उसके विजयी रथ को पुलकेशिन द्वितीय नामक चालुक्य शासक ने उसके रथ को रोक देता है और उसे पराजित कर देता है। और इस पराजय के बाद हर्ष का जो सपना था दक्षिण भारत विजय का, वह टूट जाता है। तो आज हम लोग इसी दक्षिण भारतीय राज्य के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी जो पृष्ठभूमि है मैंने आपको बता दिया है। तो दक्षिण भारतीय राजवंश की बात करें तो उस समय हर्ष के समकालीन अगर देखें तो यहाँ पे दक्षिण भारतीय राजवंश में पल्लव वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये मेन वंश आते हैं। इसके अलावा चोल वंश भी आता है और ये छोटे छोटे वंश भी, राजवंश जो होते हैं, ये भी दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थापित होते हैं और अपना राज्य जो होते हैं शासन कार्य चलाते हैं, जिनमें यादव वंश भी आएगा, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश, काकतीय वंश आदि छोटे छोटे राज्य भी स्थापित होते हैं। तो हम इस पार्ट में प्रमुख रूप से पल्लव वंश और चालुक्य वंशों को देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम राष्ट्रकूटों और चोलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पल्लव वंश की बात करेंगे। चालुक्य वंश से भी पहले पल्लव वंश की बात आती है। हम दक्षिणी भारत के इतिहास को इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि आप सातवाहन की बातों को याद करें तो सातवाहन वंश के बारे में मैंने आपको बताया था और पल्लव जो थे वे सातवाहनों के ही सामंत थे। सातवाहन जो है, सातवाहन राज्य जो है वो दक्षिण भारत में इससे पहले स्थापित हुआ था। तो उस वंश की स्थापना के बाद जब यह सातवाहन जो थे स्थापना हुई थी सातवाहन, और उस समय जब तत्कालीन सातवाहन राजवंश चल रहे थे तो उनकी सेवा में पल्लव जो थे वे सामंत थे और उनकी सेवा में लगे हुए थे। परंतु जैसे ही सातवाहनों का शासन कमज़ोर हो जाता है, वैसे पल्लव जो होते हैं वे उठ खड़े होते हैं और इनके ध्वंसावशेषों पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं। जैसे हमने जाना है कि कोई भी एक बड़ा शासन स्थापित होता है या कोई भी राज्य स्थापित होता है, उसका जीवन काल जो होता है एक निश्चित टाइम तक होता है। ऐसा नहीं है कि वह हर काल में एक ही राज्य स्थापित होता होगा। हर वंश की स्थापना होती है और उसका पतन भी निश्चित है। यह इतिहास गवाह है और हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ की एक निश्चित तारीख है। उसी प्रकार सातवाहनों के बाद पल्लव जो होते हैं उनके सामंत थे और यहाँ पे ये जो होते हैं अपने राजवंश का स्थापना कर लेते हैं। और सिंह विष्णु नाम का एक वैष्णवी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म का मानने वाला था, जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है वह सिंह विष्णु था। हालांकि इनके इतिहास के बारे में काफ़ी विवाद है, परंतु हम ये मानकर चलेंगे कि सिंह विष्णु जो है इसका संस्थापक है और इसकी राजधानी जो थी वह कांचीपुरम, कांची में थी। पल्लव की राजधानी जो है वह कांची में थी। यदि हम इसे मैप पर देखें, ये भारत हो गया, तो ये दक्कन वाला सब चीज़ है, ये ही दक्षिण भारत में ये सारे लोग जो होते हैं वे यहाँ पे स्थापित होते हैं। तो ये जो होता है ये सारे, इसी में हम लोग पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट और ये छोटे छोटे वंशों को देखने वाले हैं। तो सिंह विष्णु जो है
सिंह विष्णु के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि का भी नाम आता है जिनका नाम भारवी है, और इन्होंने किरातु अर्जुनियम पुस्तक लिखी है, जिसके कारण ये चर्चित हैं। तो सिंह विष्णु का जो इम्पोर्टेंट कवि है वो भारवी है, याद रखेंगे, और इनकी रचना जो है वो किरातार्जुनीयम है। सिंह विष्णु के और भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह गुफा मंदिर का निर्माण किया था। राजाओं के द्वारा जो भी रचनाएं की जाती है, उनके दरबार में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं या उन्होंने कोई युद्ध लड़ा होता है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था जिसका नाम है आदि वराह गुफा मंदिर, और ये सिंह विष्णु ने कराया था। तो अगर इसको याद करने का कि सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह गुफा मंदिर का निर्माण कराया, तो इसको याद कैसे किया जाए, तो काफ़ी आसान है। थोड़ा सा आप शब्दों पर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सिंह विष्णु अर्थात सिंह और विष्णु अर्थात जानवर और भगवान दोनों का अवतार था। तो सिंह विष्णु जो है यहाँ पे आदि वराह भी है, और आदि वराह भी जो है वही है जो वराह जो होता है वह शुकर को कहा जाता है, इसके अवतार है। तो आप समझ गए होंगे, दो द्विवर्ती इसमें भी है और द्विवर्ती इसमें भी है। और अब हम चलते हैं आगे के महत्वपूर्ण पल्लव वंश के शासकों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। महेंद्र वर्मन प्रथम जो होता है पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण शासक सिद्ध होता है, और इसकी उपलब्धि यह है कि इसने एक मत विलास प्रहसन नाम के नाटक की रचना की है, जिसके कारण इसका नाम जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो होता है वह पल्लव वंश का अगला शासक होता है, और यह जो होता है यह अपनी उपलब्धियों के कारण चर्चा में रहता है। इसके बाद यदि हम देखें तो नरसिंह वर्मन प्रथम अगला महत्वपूर्ण शासक पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन प्रथम होता है, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो होता है अपने पल्लव वंश का सबसे महान शासक सिद्ध होता है। और हम इसकी उपलब्धियों की बात करें तो इसने चालुक्यों की राजधानी वातापी को जीत लिया था, जिसके कारण इसने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी, और इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। आप आगे देखेंगे कि हम जब चालुक्य वंश की बात करेंगे और चालुक्य में वातापी के चालुक्यों के वंशों की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं दोबारा से कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय जो होता है वह पराजित होता है। तो हम नरसिंह वर्मन प्रथम की उपलब्धियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसकी उपलब्धियाँ क्या थी। तो हमने देखा कि इसने चालुक्यों के वातापी राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया था, उसको जीत लिया था, और इसके बाद इसने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। इसकी उपलब्धियों की अगर और आगे बात करें तो इसने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण इसने कराया था। और ये महाबलीपुरम में जो राथ मंदिर या एकाश मंदिर है, इसमें 7 मंदिरों का जिक्र आता है। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो हम नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में याद रखेंगे कि इन्हीं ने करवाया था, और इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित भी किया था और वातापी कुंड की उपाधि भी धारण कर रखी थी। अगर कुछ और मंदिरों की बात करें तो इसने धर्मराज मंदिर, पेरू मंदिर का भी निर्माण किया था, और महाबलीपुरम नगर जो था इसका निर्माण का श्रेय भी है वह भी नरसिंह वर्मन प्रथम को ही जाता है। इसी के दरबार में वेनसांग जो था वह यात्रा पर आया हुआ था। पर दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासनकाल में वेनसांग जो था वे इसके दरबार में आया हुआ था। तो ये सारी कुछ उपलब्धियां थी नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। अगले शासक के बारे में हम लोग बात करेंगे और वह है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची में कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसके निर्माण का श्रेय नरसिंह वर्मन द्वितीय को जाता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसी मंदिर से दक्षिण भारत में की जो स्थापत्य कला है, जिसे द्रविड़ स्थापत्य कला कहा जाता है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर हम
भवन निर्माण या स्थापत्य कला की बात करें तो हमें प्राचीन भारत में 3 कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें प्रथम जो है वह नागर शैली है, दूसरी द्रविड़ शैली है और तीसरा जो है वह बेसर शैली है। नागर शैली जो है वह उत्तरी भारत में प्रचलित है भवनों और स्थापत्य कला के क्षेत्र में, जबकि द्रविड़ शैली जो है वह दक्षिण भारत में स्थापित होता है और दक्षिण भारत में उसकी स्थापना और स्थापत्य कला देखने को मिलती है। और उसी दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली की शुरुआत जो है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया काशी में कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसी से माना जाता है। तो इस प्रकार द्रविड़ शैली का निर्माण जो होता है वह शुरुआत जो होता है वह इस कैलाशनाथ मंदिर के द्वारा होता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट तथ्य भी हो जाता है। इसके बाद अगर कुछ और भी उपलब्धियां इनकी देखें नरसिंह वर्मन द्वितीय की, तो इसके दरबार में दंडी नाम का मशहूर कवि रहता था और इसकी रचना जो है 10 कुमार चरित्र जो है वो काफ़ी फेमस है। तो इसलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होता है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो नंदी वर्मन द्वितीय का स्थान आता है और इसने काशी में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण का श्रेय इनका होता है और इसके कारण इनकी उपलब्धियां जो है यह प्रकाश में आती है। और ये मंदिर जो है वो नंदी वर्मन शैली का कहा जाता है, नंदी वर्मन शैली का कहा जाता है और जिसमें छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण होता है। और नंदी वर्मन द्वितीय की एक और उपलब्धि यह है कि इसके दरबार में प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई रहते थे। तो इस कारण से नंदी वर्मन द्वितीय भी इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। और यदि इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अपराजित वर्मन जो था इस वंश का अंतिम शासक होता है, जिसे चोलों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और इसके बाद लगभग ये पल्लव महान वंश जो था सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण वंश जो था वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग चालुक्य वंशों को देखेंगे और चालुक्य वंशों के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है वह हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण करता है और 634 ईस्वी में वह अपने इस उपलब्धि के लिए एहोल अभिलेख जो होता है वह खुदवाता है और इस अभिलेख से इन दोनों के बारे में जानकारी जो होती है वह हमें प्राप्त होती है और इस प्रकार इतिहास का जो होता है वह निर्माण होता है। अब हम लोग चालुक्य वंशों की बात करेंगे। चालुक्य वंशों की पृष्ठभूमि को हमने देखा और चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश जो था वह 3 भागों में विभाजित है। इसकी 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा की बात करें तो पहला महत्वपूर्ण शाखा और शुरुआती शाखा जो मानेंगे मुख्य शाखा वह है वातापी या वादामी का चालुक्य वंश जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में स्थित था। दूसरा जो है वेंगी का चालुक्य वंश है और वेंगी का चालुक्य वंश जो होता है वह इसी मेन शाखा का एक हिस्सा था जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में दक्कन का पूर्वी क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वह होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण शाखा कल्याणी का चालुक्य है जिसे पश्चिमी शाखा भी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम वाले एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में इसका अस्तित्व होता है। इस प्रकार हमने चालुक्य वंश के 3 शाखाओं को देखा। अब इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी को भी ग्रहण करेंगे। अगर सबसे महत्वपूर्ण शाखा और पहली शाखा वातापी के चालुक्य की बात करें तो इसके संस्थापक जो है वो जयसिंह थे। जयसिंह जो थे इस वातापी के चालुक्य की संस्थापक थे और चालुक्य वंश के सर्वप्रथम संस्थापक भी इन्हीं को माना जाएगा। इनकी राजधानी जो थी वह वादामी में थी जो बीजापुर में पड़ती है, कर्नाटक के बीजापुर में। इसके महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है। हालांकि इसके संस्थापक में पुलकेशिन प्रथम का भी स्थान आता है, परंतु जयसिंह जो होता है वही इसका राइट आंसर होने वाला है। अभी पुलकेशिन प्रथम जो थे इनकी राजधानी जो थी बादामी थी और एक साम्राज्य का विस्तार हो चुका था इनके समय में। और
अगले अन्य महत्वपूर्ण शासक की बात करें बादामी के, तो पुलकेशिन द्वितीय का नाम आता है। और पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य जो हैं इस वंश के सबसे महान शासक सिद्ध होते हैं, परंतु पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं वह चालुक्य वंश का सबसे महान और पराक्रमी शासक सिद्ध होता है। और इसी के बारे में हम लोगों ने हर्ष से लड़ाई का अध्ययन किया था। सबसे महान चालुक्य राजा जो था वो पुलकेशिन द्वितीय था। और इसकी स्रोत की बात करें, इसकी ऐतिहासिक जानकारी की बात करें, तो मैंने अभी बताया कि 634 ईस्वी में होल अभिलेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यह अभिलेख जो होता है वह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा खुदवाया गया था। और इसकी रचना जो है इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा इसको बनाया गया था, जो संस्कृत भाषा में था। और लिपि की बात करें तो यह कन्नड़ लिपि में लिखा गया था। इसने उत्तरी राजा हर्ष को पराजित किया, जिसे हमने अभी देखा। इसके अलावा इसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया था। हमने यहीं पे देखा था कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम जो था, जिसने मत्स्य विलास प्रश्न की रचना की थी, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था। परंतु यह विजयी रथ पर सवार पुलकेशिन द्वितीय जो होता है वह खुद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पराजित हो जाता है। और इनकी शक्ति जो होती है वह बादामी के चालुक्यों की इसी समय से कमज़ोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुलकेशिन द्वितीय जो होता है वह इस वंश का सबसे महान और पराक्रमी शासक सिद्ध होता है। अगर अंतिम शासक की बात करें बादामी के चालुक्यों की, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय जो था इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग और कृष्ण तृतीय के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और इस प्रकार इस वंश का भी इतिहास हमने देख लिया। और आगे की इतिहास की बात करें, अगर हम इसे मैप में करें तो ये वेंगी का चालुक्य हो गया, और ये बादामी का चालुक्य होगा, और इसका पश्चिमी इलाका जो है वह कल्याणी का चालुक्य हो जाता है। तो हमने यहाँ पे पहली शाखा वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की शाखा को देख लिया। अब हम दूसरे अर्थात वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे वेंगी के चालुक्य की बात करने जा रहे हैं। वेंगी के चालुक्य जो होते हैं वे चालुक्यों की मुख्य शाखा के पूर्व वाले हिस्सा है, अर्थात आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जो था यह इनका था। और यहाँ पे इनका वंश जो है वह स्थापित हुआ था। अगर इनके पृष्ठभूमि की बात करें तो यह पुलकेशिन द्वितीय के समय उसके भाई ने वेंगी चालुक्य वंश की स्थापना की थी, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय के समय ही अपने भाई को उसने उस वेंगी का साम्राज्य सौंप दिया था, उसका उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया था वहाँ का शासन संभालने के लिए। और उसी ने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, और उसका नाम जो था उस भाई का विष्णुवर्धन, अर्थात वेंगी के चालुक्य वंश की संस्थापक की बात करें तो वह विष्णुवर्धन था। और राजधानी की बात करें तो वेंगी जो था इनकी राजधानी था। और इसके प्रमुख शासक की बात करें तो एक प्रमुख शासक विजयादित्य का नाम आता है, जिसने 108 मंदिरों के निर्माण का श्रेय उसको जाता है। तो इस प्रकार यह जो था वह महत्वपूर्ण शासक था। और यदि अंतिम शासक की बात करें तो विजयादित्य सप्तम जो था इस वंश का अंतिम शासक होता है। और हम लोग चालुक्य वंश के कल्याणी के चालुक्य वंश अर्थात पश्चिमी चालुक्य वंश को देखेंगे। और इसके संस्थापक की बात करें तो कल्याणी के चालुक्य वंश की संस्थापक जो है वो तैलप द्वितीय हैं, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। सोमेश्वर प्रथम इस वंश का महान शासक होता है, और इन्होंने अपनी राजधानी को मान्यखेत से बदलकर कल्याणी को बना लेता है, स्थानांतरित करता है। तो यह प्रश्न जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है कि सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी को स्थानांतरित किया था। अगर दूसरे महत्वपूर्ण शासक विक्रमादित्य षष्ठ की बात करें तो यह इस वंश का सबसे महान शासक होता है, जिसने एक संवत चलाया जिसे चालुक्य विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि बिल्हन और मिताक्षरा जैसे विद्वानों की मंडली इनके दरबार में थी। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्हन जो है ये इनके दरबार की शोभा को बढ़ा रहे थे। इसके अलावा विज्ञानेश्वर ग्रंथ जो है, पुस्तक जो है, वो इसके कवि जो थे मिताक्षरा थे। ये मिताक्षरा भी जो थे इनके दरबार के एक महत्वपूर्ण विभूति थे, और इनके दरबारी कवि जो थे ये बिल्हन थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके दरबार में विद्वानों का संरक्षण भी प्राप्त था। एक और महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो सोमेश्वर तृतीय होता है, जिसने मानसेलास शिल्प शास्त्र की रचना करता है, और इसके कारण सोमेश्वर तृतीय जो होता है वह
प्रकाश में आता है। अगर सोमेश्वर चौथे की बात करें तो यह चालुक्यों का अंतिम शासक होता है। और इस प्रकार हमने चालुक्यों की तीनों शाखाओं को देख लिया और मैप को भी आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे होता है ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रकूट वंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं।